बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मेंबर गवर्निंग बॉडी आमर रियाज कुरैशी साहब से बात करेंगे। ये उम्मीदवार बराए PP 158 भी हैं। ठीक, तो नाज़रीन इसके अंदर ये है कि अभी देखा जाए तो गवर्निंग बॉडी जितनी भी बनाई गई थी LDA की, वो LDA के रिलेटेड जितने भी मसाइल थे लाहौर में उनको डिस्कस कर रहे थे और कुछ प्लानिंग्स भी इन्होंने की, मास्टर प्लान से लेकर और LDA के जितने भी मसाइल थे और जो डेवलपमेंट वर्क था उसके ऊपर भी काम कर रहे थे। और दूसरा ये है कि इस वक्त आमर रियाज कुरैशी साहब जो हैं वो अपनी कैंपेन भी अपने हल्के में जारी किए हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो इलेक्शन ईयर तो है, अब कब अनाउंस होते हैं, किस टाइम जो इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस करता है, ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चांस है कि इस साल के अंदर इलेक्शन होंगे। तो इनसे थोड़ा सा हल्के की डेवलपमेंट के मतलब भी पूछेंगे और साथ साथ जो LDA का जो काम हुआ है, मास्टर प्लान है, उस पर भी इनसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और मेरे साथ स्टूडियो में आपको पता है एज यूजुअल चौधरी तकीर सरवर साहब मौजूद हैं, उनको भी साथ गुफ्तगू में शामिल करेंगे। जो साहब आपने देखा कि वाइस चेयरमैन जो LDA साहब का थे हमारे SM इमरान साहब, काफ़ी डेवलपमेंट में और LDA में बेहतरी लाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और खान साहब ने बाकायदा उनकी ड्यूटी लगाई थी कि अगर आप LDA को बेहतर कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आप दुनिया में भी जनती हैं। तो कोशिश की उन्होंने अपने हद तक, जितनी वो अरसा वहाँ पर वाइस चेयरमैन रहे। तो अब ये है कि ये जो सेम वही पोजीशन है जैसे इमरान खान साहब ऊपर बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, नीचे जो टीम अगर गलत होगी, नीचे कोई करप्शन हो रही, कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इमरान खान सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे, अब उससे नीचे MNAs आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, वजीर आला आते हैं, तो वो अब वहाँ पे हर जगह पे जाके खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह अगर LDA में बहुत अच्छी बात है कि कोई एक अच्छा आदमी आया, उन्होंने अच्छे काम करने की कोशिश की, लेकिन अब क्या करेंगे, नीचे जो सैकड़ों की तादाद में नीचे मुलाजमीन है, अफसरान है, उनको जो लत पड़ी हुई है अरसा दराज से वो चल रही है, तो उसको तो रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको दहाइयाँ चाहिए। वो इमरान खान साहब सही कहते थे कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए 2-4 साल का अरसा जो है वो काफ़ी नहीं है, इसको दहाइयाँ चाहिए, तो तब जाके ये मामला ठीक होंगे। ये कोई भी हुकूमत आए वो 4 साल में इसको ठीक नहीं कर सकती। काजी साहब, अच्छा, मैंने देखा लास्ट टाइम जब हम वाइस चेयरमैन LDA थे तो किसी भी वक्त जाकर मिल सकते थे और अपना मसला या जो भी मुशावरत में या कोई हम उनको मशवरा देना चाहते तो कर देते, तजावीज़ भी देते थे और वो एक्सेप्ट भी करते थे और जो कुछ शिकायत होती थी उसकी भी सुनवाई होती थी। अब जो नए मिनिस्टर आए हैं वो साथ वाइस चेयरमैन LDA भी हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो कारकर्दगी उस तरह मुझे दिखाई नहीं देती। कुछ हल्के के भी मसाइल हैं, अगर कभी कोई खुली कचहरी लगती है तो हल्के की आवाम भी आ जाती है, जो कुछ मुतासरीन वन विंडो पे होते हैं वो भी वहाँ पर उसी तरह मसले। अच्छा काजी साहब, पिछले प्रोग्राम में भी हम इसी बात के ऊपर तज़किरा कर रहे थे, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे आज तक चले मैं तरफ इधर देख लेता हूँ। आमर रियाज कुरैशी साहब लाइन पर आ गए हैं तो हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी आमर भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है काजी जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने अपनी जो कैंपेन से कुछ हमें टाइम निकाल कर दिया। आमिर भाई, आप देखिएगा, हम तो LDA की बीट को करते हुए एक अरसा हो गया है, आप माशाल्लाह LDA में एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। जो हमारे साबका वाइस चेयरमैन थे उनकी कारकर्दगी तो बहुत बेहतर थी, जो मौजूदा वाइस चेयरमैन है उनकी तरफ से हमें कुछ देखने में आता है कि उस तरह डेवलपमेंट या उस तरह काम नहीं हो रहा जो साबका दौर में हो रहा था। देखिए, गुजारिश ये है असद भाई, जो पार्टी जिम्मेदारी लगाती है, जो भी वाइस चेयरमैन आता है उसके मुताबिक वो भरपूर कोशिश करता है अपना टाइम निकाल के उसके ऊपर काम करने की। मियां असलम इकबाल साहब जो है, क्योंकि वाइस चेयरमैन LDA भी हैं और सीनियर मिनिस्टर भी हैं पंजाब के, तो उनके ऊपर खासी भारी जिम्मेदारी है पूरे पंजाब की भी और एज ए वाइस चेयरमैन LDA भी। उसके बावजूद भी हमने देखा कि जब भी मियां असलम इकबाल साहब आए उसके बाद उन्होंने खुली कचहरी का यहाँ पे इंतजाम किया, जिसके अंदर लोगों की उन्होंने शिकायत को दूर किया। उसके बाद उन्होंने 90 शाहरा के ऊपर जो है वो खुली कचहरियों का इंतजाम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब जितनी मेरा ख्याल है वो टाइम दे रहे हैं, वो अपने पूरे टाइट स्केड्यूल में से भी उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर LDA को रखा हुआ है कि LDA का उन्होंने टाइम निकाल के। अच्छा, दूसरी जो बात आप SM इमरान साहब की कर रहे थे, SM इमरान साहब जाहिर है कि वो बड़े वज़ादार और बड़े दानश्वर आदमी है और वो बड़ी चीजों को समझते हैं और उन्होंने लाहौर की डेवलपमेंट में उनका एक कलीदी रोल रहा। उनके दौर में लाहौर के अंदर
फरदौस मार्केट का अंडरपास बना, उनके दौर के अंदर आप देखें शेरावाला के ऊपर काम स्टार्ट हो गया, शाहकाम के ऊपर काम, फ्लाईओवर के ऊपर काम हुआ। लाहौर के अंदर बेशतर आपने सड़कों को देखा, उसी दौर के अंदर हम एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें सगिया रोड की डेवलपमेंट थी। तो जाहिर है कि जो भी वाइस चेयरमैन आता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइन को टो करते हुए देखते हुए उसी के ऊपर जो प्रायोरिटी के ऊपर होते हैं। चूंकि हमारा जो मंशूर है कि जो प्रायोरिटी के ऊपर प्रोजेक्ट्स है वो हमने करने हैं, आवाम को दिखाने के लिए काम नहीं करना कि जो चीजें पहले बनी हुई है उन्हीं को कर दिया जाए। जहां पे मैं ये समझता हूं कि जो भी हुकूमती नुमाइंदा किसी भी सीट के ऊपर बैठा होता है वो अवाम के पैसों का अमीन है, उसने अवाम के पैसों की हिफाजत करनी है और वो जहां पे नीड बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करे, जहां पे जरूरत महसूस की जाती है वहां पे करे। अभी मियां सलीम इकबाल साहब के दौर में आपने देखे उन्होंने समनाबाद का अंडरपास जो है वो मंजूर करवाया, उसके बाद अभी अकबर चौक का अंडरपास बनने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एलडीए की कारकर्दगी पिछले 4.5 साल के अंदर बड़ी जबरदस्त रही, बहुत उनका कारकर्दगी। आमिर साहब मुझे सवाल ये करने दें कि देखें एक बंदा काबिल है, काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, लेकिन एक सीट के ऊपर दो ओहदों के ऊपर एक ही बंदे को बैठा के मतलब यह है कि आप किसी और काबिल बंदे को बैठाकर उससे काम ले सकते थे। तो हमें यह था कि आप जैसा बंदा भी बैठ सकता था, अगर आपको वाइस चेयरमैन का ओहदा मिल जाता तो आप एलडीए को ज़्यादा समझते थे। तो ये क्या मुझे नहीं समझ आया कि एक ही बंदे को 2 ओहदे दे दिए गए और फिर चूंकि उसके पास टाइम नहीं है और वो उस तरह अदारों को भी टाइम नहीं दे पा रहा, आप होते या कोई और आपकी जगह बंदा होता तो एलडीए को टाइम देता। कि पार्टी ये समझती है कि जो काबिल आदमी है उसको लगाया जाए। मेरा ख्याल है कि शायद पार्टी में मैं इस काबिल नहीं हूं जो मुझे वाइस चेयरमैन नहीं लगाया गया। मियां सलीम इकबाल साहब उसमें बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं और चीजों को बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई गैप है और कोई इस तरह का इशू है। मुझे मौका दें, मैं काम कर रहा हूँ, तारिक बाजवा साहब है, सादिया सुहेल है, वाइस चेयरमैन बादशाह इसमें काम कर रहे हैं, शेख इम्तियाज साहब मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा गैप है जिसके ऊपर हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। मुझे सवाल मेरा ख्याल है मियां साहब बहुत अच्छा टाइम। मुझे सवाल ये करने दे, चलें एलडीए तो नहीं करना ना, जो मिनिस्टर हाउसिंग होता है वो पूरे पंजाब का होता है। तो सर पंजाब में पूरे बड़े शहर आते हैं, आप कितने 36 अजला आते हैं, अब हर जगह मास्टर प्लान की ज़रूरत है, हर शहर के अंदर बेतरतीब आबादी बढ़ रही है। फिर मैंने देखा है कि एक फाटा डिपार्टमेंट है जो नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट लेके आ रहा था। तो मियां सलीम इकबाल काबिल आदमी है, तो एलडीए तक उसको महदूद ना करें, उससे बड़े काम ले लें, पूरे पंजाब का काम ले लें। वो 50 लाख का ख्वाब जो इमरान खान का है, आप उसको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा ताबीर कर सकते थे, कोशिश तो जारी करें। 50 लाख वाला जो ख्वाब था वो तो आपकी वफाकी हुकूमत ने चकनाचूर करने के करीब पहुंची है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन वफाकी हुकूमत का था। तो जाहिर है कि इसमें बहुत सारी बातें अब बात और तरफ चली जा रही है, मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता, डिस्कस नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने जिसको बेहतरीन समझा उसको अपॉइंट कर दिया। मियां सलीम इकबाल साहब जो है ना, अच्छा इससे फायदा है, फायदा ये होता है कि अगर आपका मिनिस्टर हाउसिंग और वाइस चेयरमैन एलडीए की आपस में हिरार्की ठीक है, अगर अब तो जाहिर है कि वही वाइस चेयरमैन है जो हाउसिंग मिनिस्टर भी है, तो यहाँ से एक जो भी आपके प्रोजेक्ट जाते हैं वो रूट होकर हाउसिंग के ऑफिस में जाते हैं, हाउसिंग से चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह काम एक्सपर्टाइज भी होते हैं, चीजें जल्दी होती है। मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मुझे आमिर भाई टाइम शॉर्ट है, आपके पास भी टाइम शॉर्ट है, बात नहीं है सर, आपके पास टाइम भी शॉर्ट है। मुझे बताएं एलडी सिटी के जो अपार्टमेंट हैं लोगों के, अगर उसमें मुझे तो ये लग रहा था ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वो डेड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई बात हुई? अच्छा, गुजारिश ये है कि उसके ऊपर वजीर आला पंजाब ने आपने देखा पिछली मीटिंग में हम भी वहां मौजूद थे, सीएम साहब ने उसके ऊपर बड़ी हदायत भी दी है, उसके ऊपर काम करने को कहा है। अब हमने उसके ऊपर रेट्स भी रिवाइज किए, क्योंकि एमआरएस के रेट जो है ना वो काफी बढ़ गए हैं। जब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 2019 के अंदर और आज के जो है वो रेट्स में खासा फर्क पड़ गया है। तो बोर्ड ने उसकी मंजूरी भी दे दी है कि उसके रेट्स को आप देख लें और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू कर दिया जाए। चूंकि अब जो नेफ्डा थी वो वफाकी हुकूमत के अंडर काम कर रही थी और इस तरह के थोड़ी सी हमें मुश्किलात आ रही हैं, बैंकों की तरफ से हमें मुश्किलात आ रही हैं, जो पैसे हमें डिपॉजिट्स आने थे बैंकों की तरफ से उनमें इश्यूज आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है लेकिन अब चीजें कुछ हल होने की तरफ है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जल्दी उसके ऊपर काम हो जाएगा। चले मेरे साथ को होस्ट है, वो भी आपसे सवाल करना चाहें प्लीज। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि
मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि जो हमारी ये आप रखते हैं वहाँ पे खुली कचहरी, इसका मकसद क्या होता है? क्या अदारा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता तब खुली कचहरी की जरूरत पड़ती है? अच्छा, इसमें आपकी बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि एलडीए के अंदर बड़ा बिगाड़ है। पिछले 25-30 साल के अंदर जो कमियां कोताहियां हुई और जो मामला हुए वो सबके सामने है। लोगों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन उसमें खुली कचहरी का मकसद भी यही था कि जो अदारे के अंदर तो काली भेड़े मौजूद है उनकी निशानदेही हो, लोग वहां पे अपनी शिकायत लेकर आए, उन शिकायत का अजाला हो। तो उसके अंदर हमने देखा कि और उसके ऊपर हमने टाइमलाइन दी, मिनिस्टर साहब ने टाइमलाइन दी कि इस टाइम के अंदर इन सारे प्रोजेक्ट को किया जाएगा, इस काम को की ये टाइमलाइन है। तो उसमें लोगों को खासा जो है वो रिलीफ मिला, लोगों के काम, बहुत सारे काम जो है वो हुए। तो मैं ये समझता हूँ ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, खुली कचहरी का इनकार बड़ी अच्छी बात है और उससे लोगों के मसाइल हल होते हैं। एक और सवाल करने की जिसारत चाहूंगा कि ये बताइए कि हुक्म करेंगे आप। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये इसकी अप्रूवल में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है कि एक डेवलपर ने अगर जगह परचेज की हुई है और रजिस्ट्री उसके नाम पे है, ब्राउन एरिया है, वो एक सोसाइटी बनाना चाह रहा है, तो उसको क्यों इतने वो लिया जाता है कि उसको एनओसी नहीं दिया जाता है? एक तो एनओसी का वो 16 एनओसी का झंझट, एक वो 1 विंडो की ऑफर दे के अब उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, और डेवलपर जो है वो मतलब कि एक बिजनेसमैन आदमी जो है वो एलडी के दफ्तर आके धक्के खा रहा होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होती। आप ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है अरबों रुपए की जो फंड जनरेट होता है और अल्टीमेटली उसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को आता है, तो क्यों इस काम के अंदर इतने रोड़े अटकाए जा सकते हैं? उसकी कोई वजह बताएंगे आप? गुजारिश ये है कि अब हमने 1 विंडो का जो सिस्टम है वो काफी बेहतर है। ब्राउन के ऊपर अगर आपकी मलकियत आपके नाम के ऊपर है उस जगह की, तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत सारे एनओसीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ही विंडो के अंदर, हमने एलडीए के 1 विंडो के ऊपर ही हमने डेस्क बना दी है डिफरेंट, तो आपके जो शिकायत है वहीं पे हल हो जाती है। हाउसिंग स्कीमों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, एक आध आप शायद एनओसी को पीएचए वगैरह का होगा अलहदा, क्योंकि वासा हमारा अपना अदारा है, तो हमारी एजेंसी है एलडीए की, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। तो अब हमने पहले एक पीपीपी मोड होता था कि आपने प्रीलिमिनरी परमिशन लेनी है, उसको भी खत्म कर दिया गया। आपको एक ही दफा आप सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए और आपको इसकी जो है वो प्रॉपर परमिशन मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमने तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बड़ा चढ़ावा दिया, बड़ा इसके अंदर काम किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू ये सारी चीजें हमने बेहतर करने की कोशिश की, और बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर से बेहतरीन भी हुई है इस दौर के अंदर इसी वजह से। चले आमिर भाई, आखिरी सवाल। उस तरह मसाइल नहीं है। अच्छा आमिर भाई, आखिरी सवाल ये है कि मुझे बताएं, मास्टर प्लान तकरीबन मुकम्मल हो गया है, समरी भी साइन हो चुकी है, अब आप समझते हैं कि इस टाइम इसी मास्टर प्लान को लेकर अगले 2050 तक हम इसी को फॉलो करेंगे और जो बाई लॉज बन गए हैं उसको फॉलो करेंगे आप? देखिए, इस मास्टर प्लान के अंदर बड़ी चीजों को देखते हुए हमारा इंटरनेशनल कंसल्टेंट था और उसने 2 साल इसके ऊपर लगाए। दारुल हिंसा के नाम से ये हमारा कंसल्टेंट था जिसने पूरे लाहौर की स्टडी की और लाहौर की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए लाहौर के अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो उसने प्रपोज की, जिसके अंदर हाई राइज भी थी, वर्टिकल जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी बात हुई। इसके अंदर चूंकि स्मोक के हवाले से 20% से ज्यादा हमने इसमें कर दिया कि आपने जो नई हाउसिंग स्कीम्स बनानी है जिस आप उसमें 20% से ज्यादा ग्रीन एरिया छोड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल के अरसे में इस मास्टर प्लान को मुकम्मल किया, और मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाली जाहिर है जो भी हुकूमतें, जो भी बोर्ड मेंबर्स होंगे, कुछ चीजें मुख्तलिफ रहती है ना, तो इसके ऊपर चूंकि एलडीए की मेजर जो जिम्मेदारी है वो रेगुलेट करना है। आपने उस मास्टर प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले तमाम अफसरान से, आने वाली चीजों से ये उम्मीद करता हूँ कि 2050 तक इस मास्टर प्लान के ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद होगा और हम इसको फॉलो करेंगे। और ये मास्टर प्लान बड़ा जबरदस्त लाहौर का बनाया गया, लाहौर की पूरी नीड्स को देखते हुए इसको मुकम्मल किया। आमिर साहब, आपसे हल्का PP 108 पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन।
नाज़रीन मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर आमिर रियाज कुरैशी साहब है। आमिर भाई, अब आप PP 158 के उम्मीदवार भी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने को मनवाया है और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के बाद तो आवाम को अब आप ही मसीहा लगने लगे हैं। हालांकि आपके दौर के अंदर तनकीद भी की गई, महंगाई है, मीडिया भी आपके अगेंस्ट खड़ा रहा, लेकिन अब हर चीज़ खुलकर सामने आ गई है। क्या देख रहे हैं आप? आवाम का जो देखता है तो एहतजाज भी नज़र आता है। आपके एक एहतजाज की कॉल पर हज़ारों की तादाद में लोग निकल कर आते हैं, रैलियाँ चल रही हैं, तो आपके हल्के में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? भाई बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। मैं ये समझता हूँ कि हमें तो अब मेहनत करने की जरूरत ही बड़ी कम है। हर तरफ हर जगह पे इमरान खान का बयानिया दिख रहा है और इमरान खान की बात जो है वो हर बंदा उसको समझ रहा है। और हर असल में मैं ये समझता हूँ कि लोग अब ये समझते हैं कि ये जंग इमरान खान की जंग नहीं है, ये जंग उनके बच्चों की जंग है, आने वाली नस्लों की जंग है। तो इन लोगों को तो लोगों ने 30 साल से देख लिया और उसके बाद पिछले 9 महीने के अंदर लोगों ने देखा कि जो पेट्रोल की और डॉलर के हालात हुए हैं, आज आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप पोर्ट पे खड़ा हुआ अपना प्याज और अदरक मंगवा ले। तो आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल दिन ब दिन बदतरीन होती जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जरूरी है कि अर्ली इलेक्शन यहाँ पे होने चाहिए। हमारी ज़ाहिर है, मेरी जमात की यही डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन हो। और इस मुल्क के अंदर देखे आज IMF यहाँ से भाग रहा है, आज जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो यहाँ से भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है? कि यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा तो आपके मुल्क के अंदर पैसा आएगा, डॉलर आएंगे, चीजें बेहतर होंगी, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। आप देखें कि जब हम इकोनॉमी छोड़ के गए तो जो ग्रोथ रेट था वो 6% पे था। तो अगर आज आप देखें तो आज ग्रोथ रेट माइनस के अंदर जा रहा है। ये क्या तो रहे कि 1% या 2% के अंदर है, लेकिन आप माशी तौर पे इसको देखें तो इसका जो GDP है वो माइनस से नीचे चला गया। आपके रिजर्व जो है वो 0 हो चुके हैं। जो $5.5 अरब डॉलर पड़े हैं वो भी आपको पता है कि आपके मांगे तांगे के डॉलर्स है। और हमारे दौर में आप देखें कि रिजर्व कहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि यही हालात रहे तो ये मुल्क खुदा न खास्ता मेरे मुंह के अंदर खाक है, ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। दिवालिया कैसे होता है? दिवालिया इस तरह होता है कि आज आपके पास पैसे नहीं है LC खोलने के लिए। दिवालिया इस तरह होता है कि आपका प्याज वहां पे आया हुआ है, आपके पास पैसे नहीं है बाहर बेचने के लिए। ये दिवालिया ही होता है। दिवालिया इस तरह नहीं होता है कि आपके पास बिल्कुल यहाँ पे कोई चीज है नहीं, बिल्कुल आप जो आपके पास पैसा था, जो चीजें थी वो तो आपने अल्ले कल्लों पे लगा दी। आपने 62 अरब रुपए खर्च कर दिए आपने बैरूनी दौरों के ऊपर। आपके वजीर खारजा साहब ने 2 अरब रुपया खर्च कर दिया बाहर के सारे दौरों के ऊपर। तो क्या उसका आउटकम क्या है? कुछ नहीं है। आप ये भी तो देखें ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर मुश्किलात में से कोई लीडर निकाल सकता है पाकिस्तान को इस बहरानों में से, तो इमरान खान की खाल के ऊपर लोग लब्बैक कहने को तैयार है, लब्बैक कहते हैं। आपने लिबर्टी में देखा, आपने जहां भी इमरान खान ने कॉल दी और जब भी इमरान खान ने कॉल दी लोग इमरान खान की कॉल पे खड़े होते हैं। अच्छा, मेरे साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लोग जुड़े हुए हैं, यकीन जाने सारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस गवर्नमेंट ने 8 माह में ऐसी बर्बादी कर दी कि इस इंडस्ट्री के साथ 58 इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई थी। आज आप देखें आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बंद होने जा रहा है। आपके हजारों से लाखों जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर आप देखें कि क्या हालात है, लोड शेडिंग के क्या हालात है। आज ताजर सरापा एहतजाज है कि आपने 8 बजे का टाइम कर दिया, क्योंकि लाहौर जैसे बिजी शहर के अंदर लोग 8 बजे के बाहर शॉपिंग करने निकलते हैं, अपने बच्चों के साथ निकलते हैं। तो अगर इनको बहुत ज्यादा इस पर प्रॉब्लम थी, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर हम कहते हैं कि बिजली के नेखा चेंज कर देते हैं। जिसको सूटेबल था वो उस टाइम के अंदर कारोबार करता, जिसको नहीं सूटेबल था वो कारोबार ना करता। बिल्कुल, ताजर भी बेचारा फिस गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो परवेज लाई मनसूबे अभी शुरू करके गया है, क्या वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे? उसमें एलिवेटेड हाँ, लेकिन चूंकि आप असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं, अब हमें नहीं पता कब तहलील होंगी, लेकिन जो मनसूबे इस वक्त साइन करके जा चुके हैं या कर रहे हैं वो मुकम्मल होंगे मनसूबे आगे इलेक्शन तक? मनसूबे मुकम्मल होंगे। और दूसरी मैं 12 बार प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, दुनिया की ये वाहिद अपोजिशन है जो हुकूमत बचाने पे लगी हुई है।
ठीक है, और आपको सपोर्ट कर रही है और आपकी मार्केटिंग कर रही है, क्योंकि अब आपको उस तरह जलसों में तकरीरें करके बताना नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं वो इनका सामने आ गया, जो आपने किया वो हमारे और आप मीडिया के सामने सब चीजें खुलकर आ गई हैं। तो बहरहाल आपका हमारे रास्ता बहुत शुक्रिया। हम आपको नेक्स्ट फिर किसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, ले जी, आपने जो सब बातें सुनी, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पीटीआई को इस वक्त जितनी पॉपुलैरिटी मिली है वो इस इम्पोर्टर गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से मिली है। जो काम ये लोग इस टाइम तक कर सके थे और जो करने थे इन्होंने, उस सारे काम के अंदर रुकावट इन्होंने डाली। मैं एलडीए सिटी का मनसूबा देख के आया हूँ, यकीन जाने इतने सस्ते अपार्टमेंट ये लोगों को दे रहे थे। अब वो क्या हुआ कि इन्होंने जब दरमियान में हमजा साहब की गवर्नमेंट आई, उस दरमियान में इस प्रोजेक्ट को रोका गया। जब वो प्रोजेक्ट रुका तो अब उसकी जो कास्ट है वो बढ़ गई है और वो कह रहे हैं हम उसको रिवाइज कर रहे हैं पैकेजेस को। उसका नुकसान किसको हुआ है? एंड यूजर को हुआ, जो आम शहरी हैं उसको हुआ है। अगर हम सही रिपोर्टिंग करें तो ये मामला दोनों तरफ से चलते हैं। ये इमरान खान साहब ने भी यही किया कि जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने लगाए थे उनको रोक दिया। अब आप देख सकते हैं कि सी पैक में जो मामला हुए, सी पैक में बकौल जो मीडिया रिपोर्ट्स के 3 साल तक वो वहाँ पे काम ही नहीं हो सका। तो ये नेगेटिविटी फैलाई गई। सबसे चाइनीज आज भी मानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा काम इसी दरमियान में कैसे हुआ। मैं पिछले दिन हुंजा गया हूँ, खुंजराब तक गया हूँ, यकीन जाने ये जो डेवलपमेंट हुई, ये जो रोड्स बने सी पैक के, ये सारे के सारे इमरान खान के दौर में बने। सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं हुई। ये लोग क्या करते थे कि अगर छोटा सा भी काम करते थे तो पूरे मीडिया के ऊपर इश्तिहार चल जाते थे, पूरे पेजेस लग जाते थे। बदकिस्मती यही हुई हमारे मुल्क के साथ कि इमरान खान ने मीडिया के ऊपर पैसा नहीं लगाया, अपनी प्रोजेक्शन नहीं की और उसका नुकसान तो हुआ वक्ती तौर पर कि लोग उनके अगेंस्ट गए। लेकिन अब 8 माह की कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने खुलकर आ गई है। मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ले लें। अब आपकी पावर लूम प्याज की वो बात कर रहे थे, वो प्याजों के अंदर से अब वो कंपनी निकलना शुरू हो गई हैं उसके अंदर। अब वो क्या हुआ, वो प्याज ज़ाया हो जाएगा, आपके पास डॉलर नहीं है तो इस वजह से आप उसकी एलसी नहीं खोल रहे। तो बदकिस्मती इस मुल्क की हुई है कि इस मुल्क के साथ बार बार तजर्बे किए जा रहे हैं और ये तजर्बे कब तक ये तजर्बागार रहेगी। हमने 74 साल में कुछ नहीं सीखा और हमारे आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं बदकिस्मती से कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सर, नाजुक दौर कब तक रहेगा? इस मुल्क की बदकिस्मती यही है कि हमने इस नाजुक दौर से इस मुल्क को निकालना है। काजी साहब, ये तो मेरा ख्याल है पिछले 25-30 साल से जब से हमने होश संभाली, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो ज़िया साहब से लेके तो अभी तक यही सुनते आ रहे हैं कि ये जो मुल्क है ना, ये नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये नाजुक दौर से कब निकलेगा ये हमें समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो हमारे जितने भी हुक्मरान ले लें, वो छोटी गाड़ियों पे आए थे, वो आज जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हैं। एक मिल अगर थी उनकी शुगर मिल, तो उनकी 50 शुगर मिल हो गई हैं, 10 शुगर मिल्स हो गई हैं। उनके काम बढ़ते जा रहे हैं, वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। उनके लिए नाजुक दौर कोई नहीं है। नाजुक दौर जो है वो सिर्फ गरीब आवाम के लिए रह गया। वो आज से 30 साल पहले भी नाजुक दौर था, वो आज भी नाजुक दौर है। जितने हमारे अदारों के नाम फिर वो हद तक इज्जत हो जाती है, लेकिन मामला यही हैं कि ये नाजुक दौर जो है वो गरीब आवाम के लिए। अच्छा, चलें जो साहब मुझे बताएं कि उन्होंने बातें वो की हैं कि हम जो डेवलपमेंट काम साइन कर चुके हैं वो उस पर काम मुकम्मल होगा। वो अब एलिवेटेड एक्सप्रेस का मुझे नहीं पता कि जो वहाँ बाबू साहब से डायरेक्टली फिरोजपुर रोड को लिंक करेगी, गुलबर्ग को लिंक करेगी, जेल रोड को लिंक करेगी। अब उसके ऊपर जो बजट है वो कहाँ से आएगा? मुल्क तो वैसे भी अल्लाह ना करे दिवालिया अनाउंस हो जाए या हो जाए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे भी हुंडी से भेजे जा रहे हैं क्योंकि बैंक के थ्रू वो ले नहीं रहे थे। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों ने अपनी एक साथ जमा करानी थी, क्योंकि ये बिज़नेस जब इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ तो तेज़ी आई और हर प्रोजेक्ट के अंदर लोगों की अब एक साथ आनी शुरू होती हैं, हर महीने आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं और वहाँ पर नुकसान हो जाता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत अहम किरदार है। अब हमने देखना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन अनाउंस करें, तब जाके पाकिस्तान में जब मुआशी तौर पर आप तभी मजबूत होंगे जब आप और सियासी तौर पर मजबूत होंगे। अच्छा, इसमें काजी साहब ये है कि ना तो होश के नाखून अपोजिशन ले रही है ना हुकूमत ले रही है। अब इनमें कितना गैप कितना आ रहा है? 5 माह का, 6 माह का मैक्सिमम।
अब इसके ऊपर अना का मसला बनाया हुआ है। जैसे अभी ये आज का ये दिया है इन्होंने कि 8 बजे मार्केट्स बंद होंगी, उसमें वफाक में वो बिल मंजूर हो गया, पंजाब ने उसको मुस्तरद कर दिया है, KP ने उसको मुस्तरद कर दिया। 18वीं तरमीम के बाद सुबह के पास इख्तियारात हैं, सुबह की मर्जी है उसको मानने ना माने। लेकिन जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे अभी आमिर साहब से, हम उसी के ऊपर वापस आएंगे, हमारा टॉपिक ज़रा पॉलिटिकल ज़्यादा हो जाएगा। अब मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि हम जो प्लान है वो रिवाइज करने चाह रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से आप समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट इस टाइम कोई भी डेवलपर शुरू करने से पहले 100 बार सोच रहा है कि मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करूंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस बजट के अंदर आपने बुकिंग की होगी उससे कई गुना रेट बढ़ चुका होगा। डॉलर की प्राइस अब सेट ही नहीं हो पा रही, मुझे नहीं पता इस टाइम डॉलर का रेट क्या है, आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा, हमारी स्टॉक एक्सचेंज नहीं चल रही। तो इन सारी चीज़ों का असर जो है ओवरऑल हमारी इकॉनमी पड़ता है। उसमें काजी साहब बड़ी डील्स जो हैं वो रिवर्स हुई हैं। आप रेवंड रोड के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट आए थे जिन्होंने 75 लाख 80 लाख रुपए का 5 मरला का घर बना के दे रहे थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। वो वही घर जो है वो 1.25 करोड़ में दे रहे हैं, या वो उसमें इन्फ्लुएंस जो है वो 40 लाख रुपया वो कह रहे हैं कि जी इसमें ऐड करें। अदरवाइज हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है, तो हमारी सकत में नहीं है कि वो 5 मरला का घर जो है हम आपको 75 लाख रुपए में डिलीवर करें। इसमें बेशक इसमें दोनों एंड से गलतियाँ हुई। एक तो रेट जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़े कि वो डेवलपर की भी समझ में नहीं आया कि इसको हम कैसे डिलीवर करें। दूसरा उनकी भी नेग्लिजेंसी ये है कि जब उन्होंने डाउन पेमेंट्स ली तो वो भी आप समझते हैं कि करोड़ों की मद में आई, लेकिन उस टाइम उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू नहीं किया। डेवलपमेंट लेट स्टार्ट करने की वजह से वो चार्ज इतने बढ़ गए कि वो बाद में डिलीवर करना मुश्किल हो गया। ये सब मुझे बताएं, एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब मंदी के हालात होते हैं, लोगों के पास सरमाया नहीं होता, तो उस वक्त प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी कीमतें बढ़ रही हैं। कोई भी आप प्लॉट लेने जाएं, कोई भी आप घर लेने जाएं, वो आपको उन्हीं कीमतों पर मिल रहा है। नहीं कैसे साहब, रियल एस्टेट को रिवर्स अल्लाह ना करे कि लगे, और वो इस तरह लगता भी नहीं है। ये जो फाइल सिस्टम है ना, इसका अप डाउन होता है, और ये भी एक माफिया है जो इसका रेट को ऊपर लेके जाते हैं, रेट को रिवर्स करते हैं। ये भी एक माफिया होता है, ये डेवलपर्स के साथ ही मिला होता है। अदरवाइज आप रियल सेक्टर में आए, उसको जो फिजिकल घर मौजूद हैं या फिजिकल प्लॉट्स मौजूद हैं जिसकी टोटल इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं, या वैसे ही वो कैश का प्लॉट है या घर है, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसमें सिर्फ मामला ये है कि अगर आप घर बेचना चाहें तो वो जो 5 दिन में बिकना था वो 2 माह में बिकेगा। अगर आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं तो वो अगर आपका जहन है कि 7 दिन में बिक जाए तो वो 10 दिन लग जाएंगे या 15 दिन लग जाएंगे। वो मामला नहीं है कि वो आपका प्लॉट जो था वो 5 करोड़ का था तो वो 4 करोड़ या 3 करोड़ का रह गया। ऐसा नहीं, आप भी समझते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो रुपया वो कमज़ोर हो रहा है, करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो ऑटोमेटिकली लेकिन एक चीज़ मैंने और भी देखी है, लोग या तो गोल्ड में सरमायाकारी करने जा रहे हैं, और या फिर जो इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, अब वो मालकन क्या करेंगे, वो अपना सरमाया निकाल कर रियल एस्टेट में लगा देते हैं। जब रियल एस्टेट में लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू तो बढ़ती रहेगी, रेट तो नहीं कम होंगे ना। सर ये देखें, बांग्लादेश बेहतर हो गया, मलेशिया बेहतर हो गया, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ से इंडस्ट्री उठी तो वो बांग्लादेश में गई, वो मलेशिया में गई, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, वहाँ पे देखें रोज़गार मिला लोगों को, वो लोग स्टैंड हो गए जिनकी वो पैदावार थी, वो इस टाइम जो है वो भूखे नंगे घूम रहे हैं। इसी तरह जब तक सब मामला स्टेबल नहीं होंगे, पाकिस्तान को स्टेबल नहीं किया जाएगा, यहाँ की जो मार्केट्स हैं, जो मिल्स हैं, जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो यहीं पे काम नहीं करेंगी। क्या फैसिलिटेट करते हैं हम? उनकी गैस बंद कर देते हैं, उनकी बिजली बंद कर देते हैं, रेट इतने बढ़ा देते हैं कि वो समझ से बाहर हो जाते हैं। यूनिट का रेट, गैस का रेट, वो क्या करेंगे? इंडस्ट्री बाहर ले जाएंगे या रियल एस्टेट में आएंगे। अब रियल, अगर ये भी कोई हल नहीं है, एक चीज़ की एक फेस वैल्यू है। एक प्लॉट अगर 1 करोड़ का है तो अगर वो 4 करोड़ का हो जाता है तो ये हमें भी, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वो ये ना समझे कि ये हमारे लिए जो बहुत बेहतर हो गया। प्रॉपर्टी को भी एक फेस वैल्यू के साथ साथ इंक्रीज होना चाहिए, हर साल उसका एक लिमिट होनी चाहिए कि उसके साथ उसका रेट बढ़े। ये नहीं है कि एक साल में उसकी जो रेट है वो 4 गुना बढ़ जाए, तो उसका मतलब है कि ये दूसरी तरफ से पैसा इधर आ रहा है। अब इंडस्ट्री बंद होगी तो अगर एक ही रियल एस्टेट का काम चल रहा है तो ये भी कोई पाकिस्तान के हक में नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्री बंद हो रही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये है कि जब लोग ज़्यादा एक बंदे के लिए कुछ लिमिटेड होनी चाहिए कि आप 2 प्लॉट ज़्यादा नहीं ले सकते, या एक घर से या 2 घर से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फिर ये है कि कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू बढ़ रही है, प्लॉट की कीमत बढ़ रही है, वो रुक जाएगी। जब तक इन्वेस्टर होगा वो इन्वेस्टर माल उठाता रहेगा, रेट बढ़ता रहेगा। कैसा पाकिस्तान के, ये सॉरी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लाहौर के अंदर
बिल्कुल डेड एरिया में भी आप जाए ना तो 3 मरले का घर जो है वो 1 करोड़ के लगभग हो गया, कहीं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, कहीं 90 लाख रुपए का। 15-15 लाख के लोगों ने प्लॉट लिए, अब 40-50 लाख रुपए का घर बनाया, वो करोड़ों में कैसे चला गया? इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई, इतनी वैल्यू कैसे बढ़ गई, समझ नहीं आ रही। और ये काजी साहब लम्हा फिक्रिया है, मैं इसको कोई अच्छी सेंस में नहीं लेता। अब हमने देखना है गरीब तबके को, गरीब तबका मुझे बताइए कि वो 50,000 रुपए सैलरी लेने वाले के भी अखराजात इतने ज्यादा कि शायद वो 10,000 रुपए महीने का बचा पा रहा हो। ये भी मैं ऐसी महावरतन कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में 50,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। अब मामला ये है कि 50,000 या 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला वो अपने घर को चलाएगा या घर बनाने का सोचेगा। लेकिन एक चीज़ है जो साहब मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने काम नहीं किया, यकीन जाने वो जो अपना घर स्कीम थी या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, उसके तहत लोगों को सस्ते कर्जे मिले सर, बहुत लोगों अच्छे काम किए, लोगों ने घर खरीदे और अब घरों में बैठकर अपना जो किराए की माध्यम एक साथ पे कर रहे हैं और एक टाइम आएगा उस घर के मालिक बन जाएंगे। ये प्लानिंग है, ये लोग थी जो आम आदमी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए प्लानिंग करना। हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे सियासतदानों ने जिस अपने मफाद के फैसले किए, प्लानिंगें की, कानून साजी की, जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। अब देखे अपने मुकदमात खत्म कर रहे हैं, लूटमार जो की हुई है, करप्शन की है, उसको खत्म कर रहे हैं, नैब के पार काट रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से हमने आमिर रियाज कुरैशी साहब को शामिल किया। उन्होंने कहा कि हमने एलडी की कारकर्दगी को बेहतर किया है, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ये, जो मेरा असल सवाल यही है कि एक बंदा काबिल है तो वो मिनिस्टर हाउसिंग है, वो पूरे पंजाब का मिनिस्टर है, तो मियां असलम इकबाल साहब को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के लिए प्लानिंग करें। पाकिस्तान नहीं है तो पंजाब के लिए कम अज़ कम ज़रूर प्लानिंग करें और अपना तो तजर्बा है उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुँचाएं। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि वो वाइस चेयरमैन LDA बनकर बैठ गए हैं और LDA को तो कहीं ना कहीं अगर बेहतरी कर सकते तो ऐसे में इमरान साहब भी उसमें बेहतरी ला सकते थे, लेकिन अगर इतने काबिल हैं तो इन 8 माह के अंदर वो बेहतरी ला सकते थे। बदकिस्मती है। हम शामिल करेंगे नेक्स्ट उनको प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर साहब उनसे रब्ता करें और हम उनसे ये सवालात उनके सामने रखें कि LDA की कारकर्दगी में आप क्या बेहतरी ला सके हैं और क्या डेवलपमेंट वर्क वो बेहतर हुआ है। और LD सिटी के अंदर, क्योंकि कल जो प्रोग्राम था वो LD सिटी के ऊपर था, हमने देखा वहाँ मुतासरीन अभी तक रोल रहे हैं। LDA के जितने मनसूबे हैं वो अभी तक सुस्त रवि का शिकार है और फिर जो अभी तरक्याती काम करवाने जा रही है वो हम देख रहे हैं वो बहुत सुस्त हैं। और जो प्लानिंग पूरे पंजाब के लिए करनी है, बड़े शहरों की प्लानिंग करनी है, वो कहाँ और कब होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम सेम चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।